नमस्कार मित्रों, आज हम लोग जो है विलियन के एक अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम है परासरण दाब। ठीक है, परासरण दाब के बारे में अध्ययन करेंगे। परासरण दाब क्या होता है, परासरण की क्रिया क्या होती है, अर्धपारगम झिल्ली क्या होते हैं, परासरण दाब के नियम क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। परासरण समझने के लिए सबसे पहले आप इन स्तंभों को समझिए। हमने दो स्तंभ लिया है, एक स्तंभ ए है और दूसरा स्तंभ बी है। ए स्तंभ में हमने जो है विलियन की सांद्रता निम्न रखी है और बी स्तंभ में हमने विलियन की सांद्रता को उच्च रखा है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि विलियन स्तंभ ए में हमने अवाष्पशील ठोस मान लीजिए नमक को ही मिलाया है। इसमें जो है हमने क्या मिलाया है, नमक को मिलाया है। इसमें भी नमक घुला है, ठीक है, और इसमें दोनों में नमक हमने घोला है और घोल करके विलियन बनाया है। एक में नमक की मात्रा कम है और दूसरे में नमक की मात्रा ज़्यादा है। मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें हमने 5 ग्राम नमक मिलाया है और इसमें हमने कितना ग्राम नमक मिलाया है, 10 ग्राम। तो इसमें नमक की मात्रा कम है अर्थात विलियन की सांद्रता निम्न है, और इसमें नमक हमने ज़्यादा मिलाया है अर्थात इसमें विलियन की सांद्रता उच्च है। या आप अगर जल के हिसाब से देखें, नमक और जल का मिश्रण है तो विलायक जल होता है। यहाँ पर विलायक यानी जल की मात्रा जो है इसकी तुलना में काफ़ी उच्च है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं विलायक की सांद्रता उच्च है और यहाँ पर विलायक की सांद्रता क्या है, निम्न है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पर नमक खाली इस स्तंभ में 5 ग्राम मिलाया है, इसमें 10। तो 5 ग्राम जब मिलाया है तो इसमें विलियन की जो सांद्रता बन रही है वो निम्न है। हमने शुरुआत में ही आपको विलियन के बारे में बताया है। अगर आपको इसके पहले विलियन के बारे में जानकारी नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में पढ़ी जाकर सभी वीडियो को देख करके अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने आपको बताया निम्न सांद्रता और उच्च सांद्रता, जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है तो उसे निम्न सांद्रता कहते हैं, और विलेय की मात्रा जब अधिक होती है तो उसे उच्च सांद्रता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर निम्न सांद्रता का विलयन है और यहाँ पर उच्च सांद्रता का विलयन है, और विलायक की सांद्रता यानी जल की सांद्रता यहाँ पर अधिक है और यहाँ पर जल की सांद्रता कम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एसपीएम लगा रखा है। एसपीएम क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स अर्थात अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली आप लोग देखे होंगे, जैसे अंडे को जब आप छीलते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट की जो परत होती है उसके ऊपर आप छीलेंगे तो एक पतली और पारदर्शी पन्नी होती है, उस पन्नी को हम अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। या किशमिश आप देखे होंगे, किशमिश के भीतर वह झिल्ली पाई जाती है, अंगूर के भीतर वह झिल्ली पाई जाती है, जंतुओं की खाल होती है, आपकी त्वचा होती है, वनस्पति होती है, इन सारी चीज़ों में अर्धपारगम झिल्लियाँ पाई जाती हैं। अर्धपारगम झिल्ली वह झिल्ली होती है जिससे विलायक अर्थात जल के अणु आर पार हो सकते हैं। विलायक यानी जल के अणु आर पार हो सकते हैं लेकिन अंदर जो चीज़ें भरी होती हैं वो आर पार नहीं होते हैं। ऐसी झिल्ली को अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। फिर से समझिए, ऐसी झिल्ली जिनसे विलायक के अणु आर पार तो हो सकते हैं परंतु विलेय के अणु आर पार नहीं होते हैं, ऐसी झिल्ली को अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। तो एसपीएम शॉर्टकट में बोलते हैं एसपीएम। तो हमने यहाँ पर लिखा है अपने से होकर विलायक जल के अणुओं को गुजरने देती है, यानी विलायक जो जल होते हैं उनके अणु गुजर सकते हैं लेकिन विलेय के अणु गुजर नहीं सकते हैं। ऐसी झिल्ली को अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं, और अर्धपारगम झिल्ली सभी सजीवों, वनस्पतियों, जीवों में उपस्थित होती है। ठीक है, परासरण की क्रिया के लिए। तो अब कृत्रिम रूप से अर्धपारगम झिल्ली बनाना है तो कृत्रिम रूप से अर्धपारगम झिल्ली पोटेशियम फेरोसायनेट एक प्रकार की कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली है। तो अब समझते हैं कि यहाँ पर परासरण होता क्या है। देखिए, परासरण की डिफिनेशन हमने लिख दी है कि परासरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा स्वतः अपने आप, उन्हें कहना नहीं पड़ता, वो अपने आप गति करते रहते हैं।
प्रवाहित होते रहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परासरण। समझिए यहाँ पर अर्धपारगम झिल्ली हमने लगा रखी है, इसकी सांद्रता कम है और इसकी सांद्रता ज़्यादा है। तो जब विलयन ए की सांद्रता कम है, विलयन बी की सांद्रता क्या है? ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो जल के अणु होते हैं वह अपने आप अर्धपारगम झिल्ली से होकर के इस तरफ, इस दिशा में स्वतः गति करते रहते हैं, स्वतः प्रवाहित होते रहते हैं। तो इस घटना को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। फिर से समझिए, जब किसी विलयन में निम्न सांद्रता का विलयन उच्च सांद्रता के विलयन की तरफ अर्धपारगम झिल्ली द्वारा स्वतः गति करता रहता है, स्वतः प्रवाहित होता रहता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। या आप विलायक की बात करिए, जब किसी विलयन में विलायक की सांद्रता उच्च, कम विलायक की सांद्रता निम्न की तरफ अर्धपारगम झिल्ली द्वारा स्वतः गति करता रहता है, स्वतः परासरित होता रहता है, स्वतः जाता रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? परासरण। या आप देखिए, विलायक का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली द्वारा गमन परासरण कहलाता है। और इस परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए जो हम दाब लगाते हैं, उसी दाब को क्या कहते हैं? परासरण। अब मान लीजिए यहाँ से पिस्टन द्वारा हम क्या कर दे रहे हैं? दाब लगा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? दाब लगा रहे हैं। जब हम यहाँ से दाब लगाएंगे तो यह परासरण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। अब परासरण की प्रक्रिया रुक जाना ही क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। तो हम कह सकते हैं वह दाब जो परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए उपयुक्त होता है, उस दाब को परासरण दाब कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि वह अतिरिक्त दाब जो विलायक के प्रवाह को रोक देता है। विलायक अर्थात देखिए, विलायक यही जल के प्रवाह को रोक देता है, परासरण दाब कहलाता है। अब परासरण दाब को आप NCERT की बुक में देखेंगे पाई, प्राइवेट बुक में देखेंगे तो फी से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे परासरण दाब जो होता है, हम थोड़ी सी बात लिख दे रहे हैं कि परासरण दाब पाई कहिए या आप क्या कहिए? पी। विलयन की सांद्रता विलयन की सांद्रता को आप दिखाएंगे किससे? सी। एवं परम ताप को किससे दिखाएंगे? कैपिटल टी के। क्या होता है? समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ये उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। अर्थात आप लिख सकते हैं कि अर्थात जो विलयन की परासरण दाब है, पाई ही लिख दे रहे हैं हम, पाई समानुपाती होगा सांद्रता सी के, और पाई जो होगा वह समानुपाती होगा परमताप टी के। अर्थात सांद्रता बढ़ाएंगे तो परासरण दाब बढ़ेगा, ताप बढ़ाएंगे तो परासरण दाब भी बढ़ेगा। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा पाई समानुपाती सी टी। देखिए सी और टी, और जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक क्या प्राप्त होगा? R इंटू सी टी। ठीक है, R इंटू सी टी, जहाँ R एक नियतांक होता है और आपने पढ़ा होगा R का मान होता है 0.0821 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन, मोल पे -1 होता है। ठीक है, तो ये R का मान हो गया। अब यहाँ पे आप पढ़े हैं सांद्रता C बराबर आपने पढ़ा है विलेय का भार बटे विलयन का अणुभार गुणे आयतन V, और आयतन अगर मिलीलीटर में दिया है तो कितने से गुणा कराएंगे? 1000 से। तो ये होता है विलयन की सांद्रता C। तो आप यहाँ पे रख देंगे तो हो जाएगा परासरण दाब पाई बराबर R, आप बाद में लिखिए, पहले लिखेंगे R, ठीक है, और C के स्थान पर लिखेंगे विलेय का भार इंटू M गुणे V गुणे 1000 आप ऐसे लिख दीजिए ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, गुणे V गुणे 1000
और इनटू क्या हो जाएगा T। ठीक है, तो ये हो गया परासरण दाब का फार्मूला, या आप इसे P से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो गया परासरण दाब, जहां आप लिख सकते हैं, जहां W बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का भार है। W बराबर क्या है, विलेय का भार, M बराबर विलेय का क्या है, अणु भार है। ठीक है, V बराबर है विलयन का आयतन, और T बराबर आप जानते हैं क्या होता है, परम ताप। और परम ताप किस में लेंगे आप, केल्विन में। ठीक है, तो ये होता है परासरण दाब और अर्धपारगम झिल्ली परासरण के नियम के बारे में। तो आप कमेंट में जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।